हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम एक फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या डेरिवेशंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे बोर्ड के लिए अच्छे डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, थ्योरी बेस्ड जो डेरिवेशंस हैं, उनको हम करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमको समझेंगे और शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, वो सेकंड बुक का हमारा डेरिवेशन है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। सबसे पहला, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी कि हमें एक ऐसा पृष्ठ लेना है जो कि अवतल हो। तो डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, और इसमें थोड़ी सी थ्योरी है। थ्योरी आप लिख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी दे सकता हूं, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेन बात कि इसमें क्या चल रहा है, इस डेरिवेशन में क्या हो रहा है, किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, उसको आपको समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक अवतल पृष्ठ बनाना है, कुछ इस प्रकार से अवतल पृष्ठ। इसके मिड पॉइंट से एक रेखा खींची, मुख्य अक्ष रेखा, और यहां पर एक वस्तु रखी O। इस अवतल पृष्ठ के अगर हम इधर देखें एक तरफ, तो इधर तो है विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है, और इधर देखें यदि, तो इधर है सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है। यानी कि बाहर जो है वो कांच है और ये अवतल पृष्ठ है, तो अंदर की साइड क्या है, यहाँ पे बाहर जो है वो वायु है, और अंदर की तरफ यदि देखें तो कांच है। कांच की बात करें, कुछ इस प्रकार से हम सघन को शो कर सकते हैं। अब विरल और सघन को, अगर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि विरल और सघन क्या होते हैं, तो विरल और सघन दो चीजों के साथ समझ में आते हैं। यदि जल है और वायु है, तो इनमें विरल क्या हुआ, जो हल्का चीज होगी यानी कि वायु, और जल क्या हो गया, हार्ड। तो जल और कांच, इन दोनों में विरल और सघन कौन है, जल क्या हो जाएगा, एक विरल हो जाएगा, क्योंकि जल कांच से हल्का है, और कांच क्या हो जाएगा, सघन। तो विरल और सघन दो हमारे माध्यम हो गए। अब क्या होगा कि इस ओ से एक किरण तो इस पर आपतित होगी, हम इस पर आपतित कराएंगे एक किरण, और एक किरण सीधी जाएगी भाई मुख्य अक्ष से, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष से जो जाती है वो सीधे निकल जाती है। हमने इस अवतल पे भेजी, इसका जो नाम है एस पी और एस डैश, इस गोलीय अवतल पृष्ठ का जो हमने नाम दिया है वो एस पी एस डैश दिया है। अब आइए इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं, क्या कि यदि हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि कभी तो विरल से सघन में जाता है और कभी सघन से विरल में आता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि विरल से सघन में प्रकाश जा रहा है, तो वह अभिलंब अभिलंब की ओर जाता है, और सघन से विरल में जाता है, तो सघन से यदि विरल में जाता है यानी कि हार्ड से हल्की वस्तु में जाता है, तो वह अभिलंब से दूर हटता है। तो यहां से विरल से जा रहा है और सघन में जा रहा है, यानी कि बाहर विरल है और इधर विरल से जा रहा है, और फिर कहां जा रहा है, अंदर सघन में जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले अभी ये जा रही है किरण, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, अभिलंब। हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि इसके वक्रता केंद्र सी पर आकर मिलेगा। तो हमने एक सी पॉइंट माना जहां पर एक अभिलंब डाला है। तो जब ये सी पॉइंट डाला है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये आई होगा, क्योंकि भाई अभिलंब के साथ जो आपतित किरण होती है, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण होती है, वो जो एंगल बनाती है वो आई एंगल बनाती है। उसके बाद यदि हम कहें कि ये किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, सीधा किरण को जाना ऐसा चाहिए था, बिल्कुल सीधा जैसे आ रही है, लेकिन क्या बताया, विरल से सघन में जा रही है। जब विरल से सघन में जा रही है तो थोड़ी सी विचलित हो जाएगी और अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब अभिलंब की तरफ झुक जाएगी तो जाना तो सीधा चाहिए था यूं, लेकिन थोड़ी सी उसकी तरफ झुक जाएगी और इस प्रकार हो जाएगी।
इस प्रकार ऐसे निकल जाएगी। लेकिन हम बाहर देखें तो बाहर तो भाई दूसरी इसकी कोई रे जा नहीं रही है इस ओ वस्तु की, तो हम क्या करते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब की कल्पना करते हैं और इस पॉइंट से, जो कि ये किरण मुड़ गई है इस अभिलंब की तरफ, इस पॉइंट से इसको पीछे की तरफ लौटाते हैं। जब पीछे की तरफ लौटाते हैं तो ये यहां पे आके मिलती है और यहाँ पे एक आभासी प्रतिबिंब मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वाली किरण का हमने एक आभासी लाइन पीछे की तरफ खींची और एक किरण ऐसे जा रही थी, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगी और जहां पे मिल जाएंगी वहीं पे इमेज क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये इमेज आभासी होगी। इतना हो गया हमारा। इतना डेरिवेशन जब हो गया हमारा तो हम देखेंगे, इस डायग्राम को ही समझना है आपको, बस इस डायग्राम को समझ लिया, डेरिवेशन आधा सॉल्व। इसको एक पॉइंट मान लिया एम। अब एक और बात कि ये जो एंगल होगा, भाई आप याद करिए कि यदि अभिलंब होता है और किरण आती है तो ये जो एंगल होता है वो आई होता है, और जाना उसे ऐसे चाहिए होता है लेकिन वो ऐसे मुड़ जाती है, तो ये जो एंगल होता है वो आर होता है। ठीक भाई, ये जो एंगल जो इतने मुड़ गई है तो ये एंगल आर होगा। जब ये एंगल आर होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको देखें अभिलंब को, ये इसको देखें ये, तो इन दोनों का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये भी आर होगा। ये पूरा तो आई है लेकिन इतना जो है वो आर है, पूरा आई है लेकिन इतना जो बचा वो आर है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यदि ये आर होता है तो ये भी आर होता है, तो ये क्रॉस वाला आर है ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्रॉस वाला भी ये आर होगा। इतना कंप्लीट डायग्राम। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखना है, यहां पर तीन एंगल्स मानेंगे, एक अल्फा, एक एंगल माना बीटा और ये एंगल माना गामा। ओके गाइस, अब बात करें कि वस्तु से इस लेंस तक की दूरी, पी पॉइंट तक की दूरी कितनी होती है। भाई वस्तु की दूरी कितनी होती है लेंस से, वो यू मानते हैं, स्मॉल यू। इमेज तक की जो दूरी होती है वो वी मानते हैं, और सी वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो आर मानते हैं। इन दूरियों को हमने मान लिया, ये डायग्राम हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, डेरिवेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं बात, कि आपको जो थ्योरी लिखनी है कि चित्र में एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिस पर हमें अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजा, जिसका अपवर्तनांक n1 है, n2 है, वस्तु O पर रखी हुई है, इससे किरण विरल से सघन में जाती है और इसकी वक्रता केंद्र से दूरी r है, वस्तु की दूरी v है और प्रतिबिंब तक की दूरी v है और वस्तु तक की दूरी स्मॉल u है। तो इस प्रकार से हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। बस डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप उसको लिख सकते हैं थ्योरी बना के। और अब आगे चलते हैं। मैंने बताया क्या कि हमने ये पढ़ा है कि एक एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो देखें कि ये जो एंगल बनना है ये बाहर बनना है, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। तो ये बाहर की तरफ बनना है, तो इसका मान क्या होता है, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। यानी कि एंगल 3 जो होगा वो 1 और 2 इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये हमेशा होता है, ये बहिष्कोण प्रमेय कहलाती है। तो बहिष्कोण प्रमेय में यदि हम इसमें देखें तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल OCM में, OCM में। अब ट्रायंगल OCM को यदि देखें तो मैं यहां पे बना दूंगा ट्रायंगल OCM। तो यहां पे देखें तो ये गामा है OCM में, OCM, तो ये बाहर की तरफ गामा है। इधर देखें तो OCM ये पूरा बनना है आई, और इधर देखें तो अल्फा। तो कह सकते हैं बहिष्कोण प्रमेय से गामा जो होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस आई की। यहां से यदि वैल्यू निकाले किसकी, आई की, तो आई बराबर क्या निकलेगा, गामा माइनस अल्फा। आई बराबर क्या निकलेगा, गामा माइनस अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम चीज हम एक और ट्रायंगल मानेंगे, फिर ट्रायंगल OIM से, OIM नहीं, हम मानेंगे सबसे पहले, हाँ हम मानेंगे ट्रायंगल ICM, ट्रायंगल ICM से। यदि ट्रायंगल ICM से देखें, ICM से ट्रायंगल ICM को देखें तो यहाँ पे क्या है, अल्फा की जगह पे बीटा, आई की जगह पे है आर और बाहर तो गामा है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा,
बीटा प्लस आर, और आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ये हुई सेकंड इक्वेशन। इतना काम हो गया हमारा, दोनों ट्रायंगलों से हमने बहिष्कोण प्रमेय ज्ञात कर ली। अब हम आते हैं स्नेल के नियम से। मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, जिसको नोट करना है, जिसको समझना है वो समझ लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यदि बात करें स्नेल के नियम की, तो हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है एन के, स्नेल के नियम से। यदि माध्यम का अपवर्तनांक सिर्फ एन ले रहे हैं तब, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। लेकिन ये जो एंगल है आई और आर, ये बहुत छोटे हैं। यदि ये बहुत सूक्ष्म है तो हम जानते हैं कि यदि सूक्ष्म होते हैं, यदि थीटा बहुत सूक्ष्म होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा रह जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म होता है। तो साइन आई, या ये आई सूक्ष्म है, आर सूक्ष्म है, तो ये सिर्फ साइन साइन हट जाएंगे और आई और आर रह जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर इज इक्वल टू एन। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू आर। ये हो गया, ये हो गई नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 कौन सी, ये वाली 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 से आई और आर के मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में आई और आर के मान पुट कर देंगे तो आई की जगह पे आ जाएगा गामा माइनस अल्फा बराबर एन, आर की जगह पे आ जाएगा गामा माइनस बीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? मैं ये इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, इतना कर लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इन गामा अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले से हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखो, ये है कोण अल्फा, अल्फा बराबर कोण बराबर चाप। अब देखो इस अल्फा का जो ट्रायंगल बनना है वो ये बनना है, तो चाप क्या होता है, ये चाप ही तो होता है। इसको बाहर निकाल के देखेंगे हम, इसको बाहर निकाल के समझते हैं। ये और ये, तो ये है अल्फा, ये हो गया क्या, चाप, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये दूरी। तो ये जो दूरी है वो कितनी है हमारी, यहां से यहां तक की। हम अगर इसको देखें तो ये m है, ये p है, ये o है। तो यदि बात करें क्या कि कोण बराबर चाप, चाप कितना है हमारा mp बटे में त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है हमारी OP। बात करें बीटा की, तो सेम बीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाप MP बटे में IP। नेक्स्ट बात करें गामा की, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, MP बटे में CP। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, ए अल्फा बीटा गामा, इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिसे इक्वेशन हम फोर्थ बोल सकते हैं। सो इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको पुट कर लेते हैं। नाउ मैं अब इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझा सकूं। सो गाइज देखो, गामा बराबर एमपी अपॉन सीपी, बीटा बराबर एमपी अपॉन आईपी, अल्फा बराबर एमपी अपॉन ओपी। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो गामा की जगह पे एमपी अपॉन सीपी माइनस अल्फा, अल्फा क्या है एमपी अपॉन ओपी बराबर एन मल्टीप्लाई में गामा माइनस बीटा। गामा कितना है हमारा, गामा है एमपी अपॉन सीपी माइनस बीटा, बीटा कितना है एमपी अपॉन आईपी। तो इन दोनों में से एमपी और एमपी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और एमपी दोनों में से कॉमन आके कट जाएगा, एमपी से एमपी ये कॉमन आके कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन सीपी माइनस 1 अपॉन ओपी बराबर एन, 1 अपॉन सीपी माइनस 1 अपॉन आईपी। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज को रख देना है चिन्ह परिपाटी, जिसे बोलते हैं हम चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझना है आपको, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि चिन्ह परिपाटी में बेसिक चीजें क्या है। बेसिक चीजें ये हैं कि जो इस लेंस के या पृष्ठ के इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज होती हैं, दूरियां होती हैं, वो नेगेटिव ली जाती हैं,
और इधर वाली पॉजिटिव। लेकिन हमने देखा कि यू वी और आर सब इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव लिए जाएंगे। तो हम देखें सीपी जो थी हमारी, अगर बात करें ये पी और यहां सी, तो ये थी हमारी सेंटर से आर, तो हम कह सकते हैं 1/r माइनस 1/OP की बात करें। लेकिन ये जो r है ये माइनस का आएगा क्योंकि इधर है, माइनस का 1/r माइनस 1/OP। OP की बात करें तो O था वस्तु तक की दूरी माइनस का u, जब माइनस का u रखेंगे तो 1/ माइनस का u बराबर n 1/CP यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 1/r माइनस 1/IP। आई क्या थी इमेज यानी कि v, क्या दूरी थी उसकी v थी, तो हम कह सकते हैं माइनस का v आ जाएगा क्योंकि वो भी इधर की साइड थी। अब देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये प्लस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और ये प्लस। हम क्या करेंगे n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 1/r प्लस 1/u बराबर माइनस का n/r प्लस n/v। हम क्या करेंगे r वालों को एक तरफ ले जाएंगे, ये n/r इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 1/u उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, देखो इस वाली इक्वेशन को यदि इधर लिखें तो n/v, ये उधर जाएगा n किधर आएगा तो माइनस का 1/u बराबर, ये इधर जाएगा तो n/r माइनस ये 1/r, हमारे पास क्या बचेगा n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। और यही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें ड्राइव करना होता है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो आपको प्रूफ करके दिखानी है, और ये बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही इजी स्टेप्स में हमने कराया। इसके बाद एक छोटी सी चीज और रह गई, क्या कि जो हमने माध्यम n1 n2 लिखे थे, तो n की जगह पे बस n1 n2 और करना है। आइए उसे और कर लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया हो, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यदि माध्यमों के अपवर्तनांक n1 और n2 हैं तो हम कह सकते हैं कि n बराबर हमने पढ़ा है n2/n1, प्रथम के सापेक्ष द्वितीय का अपवर्तनांक। तो n की जगह पे n2/n1 करना है, तो n की जगह पे n2/n1, तो n2/n1 इसमें रखा, इंटू में नीचे v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1 में r। तो हम देखें, हमें बस एक ही चीज करनी है, क्या कि n2/n1 इंटू वी माइनस 1/u, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये n1 उधर चला जाएगा, n2 माइनस 1 n1 में n1 इंटू r। हम एक चीज करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों पक्षों में n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचेगा n2, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा n1 का, तो n1 से n1 कैंसिल, तो v माइनस इसके होगा तो n1/u बराबर n2 माइनस n1 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब n1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो n1 से n1 ये वाला कैंसिल, तो 1/r। ये हमारा पूरा प्रूफ आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना होता है। इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना होता है पेपर में, और बहुत ही इजी तरीके से हमने ये करा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसे ही और क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। आप प्लीज वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइज।